अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है उफ़क़ नज़ीर और आज की इस वीडियो में बेसिकली हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। मेरे पास कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट वगैरह नहीं है कि जिसको देखकर मैं बात करूं, लेकिन ये वीडियो मैं अपने स्टूडेंट्स की डिमांड पे बना रही हूं क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ़ पाकिस्तान या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ़ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ पाकिस्तान में जो जो मेजर इवेंट्स हुए थे तो इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड बातचीत करेंगे क्योंकि इसमें मैंने उसी पे मेन फोकस करना है। तो ये जो सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है टाइमलाइन, तो इस टाइमलाइन पे जो मेजर इवेंट्स लिखे हुए हैं, तो इस वाली वीडियो में क्योंकि थोड़ी सी लेंथी होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन इसमें हम यही वाले सारे टॉपिक्स जो कि मेंशन किए हुए हैं यही डिस्कस करने हैं हमने इस वीडियो में। तो मैं कोशिश करूँगी कि 2-3 पार्ट्स में इसको बना लूँ। हालांकि ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान जब भी आप ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चाहे वो 8, 9, 10 के स्टूडेंट्स हैं या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें एक ये स्टार्ट होता है बेसिकली आइडियोलॉजी से या आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान से। तो आइडियोलॉजी या इसके अलावा अलीगढ़ मूवमेंट, इस पर मैंने सोचा हुआ है अराइवल ऑफ मुस्लिम्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। लेकिन फ़िलहाल हमने मेजर जो स्टार्ट लेना है इसका, वो हम अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी अंग्रेज़ जब इंडिया में आए थे तो वहाँ से हमने स्टार्ट लेना है, वहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। तो लेट्स बिगिन। अच्छा, इस टाइमलाइन में जो सबसे पहला टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में हुई थी। उसके बाद वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, जंग आज़ादी जिसे कहते हैं, 1857 में हुई थी। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी 1867 में हुई थी। फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस ये 1885 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में। शिमला डेप्यूटेशन है 1906 में। फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडियन मुस्लिम लीग है 1906 में। फिर अगेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग यानी ऑल इंडियन मुस्लिम लीग का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था दैट वाज इन 1908। फिर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स ये 1909 में आए थे। एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल ये 1911 में है। और अमेंडमेंट इन दी अमेंडमेंट्स और अमेंडमेंट इन दी मुस्लिम लीग कॉन्स्टिट्यूशन ये 1913 में है। तो इस फर्स्ट पार्ट की वीडियो में हमने ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। इसके बाद जो आगे फर्दर मोर टॉपिक्स हैं, जैसे कि अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई, खिलाफत मूवमेंट हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, सो एज़ वी ऑल नो के ब्रिटिशर्स की या अंग्रेज़ों की इंडिया में अराइवल से पहले मुसलमानों की इंडिया में हुकूमत रही है और काफ़ी सालों तक इन्होंने हुकूमत की है। एंड द फर्स्ट मुस्लिम टू अराइव इन इंडिया वाज इन 712, वो मोहम्मद बिन कासिम थे। तो उस पर मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसमें जिस वक्त अंग्रेज़ इंडिया में आए तो उस टाइम जो है मुग़ल्स की हुकूमत थी और मुग़ल्स जो है वो हुकूमत कर रहे थे इंडिया में 1526 से। अब 1526 से उनका ये रूल स्टार्ट हुआ था, रूल चल रहा था। अराइवल ऑफ बाबर यानी बाबर आए तो उन्होंने स्टार्ट में जो है वो अपना मुग़ल पीरियड या मुग़लिया दौर शुरू किया। उन्हीं के दौर में जो उनके दौर के बाद जो है आगे और भी सारे मुग़ल रूलर्स आते गए, मुग़ल एम्परर्स आते गए। तो जो ब्रिटिशर्स थे बेसिकली वो इंडिया में, क्योंकि उनकी अपनी एक बहुत बड़ी एम्पायर थी यूरोप में, ब्रिटिश एम्पायर, और वो उन्होंने इंडिया में अराइवल उनका हुआ है 1600 में, 31 दिसंबर 1600 में वो इंडिया आए। और वहाँ पे उनका आने के पीछे जो बेसिक पर्पस या बेसिक रीज़न था वो था कि हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक बहुत बड़ी टेरिटरी है। आज भी अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है पूरी दुनिया में। तो उस टाइम भी ये बहुत ज़्यादा फेमस थी ट्रेड के लिहाज से, और वहाँ पे ज़ाहिर है इंडियन ओशन भी है। तो ब्रिटिशर्स के अराइवल का असल मकसद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये था कि हम यहाँ पर आकर और ट्रेड करेंगे, और ट्रेड पर्पसेस के लिए यहाँ पे आए थे। 1600 में इन्होंने एक कंपनी जो है यहाँ पे बनाई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये बेसिकली एक ट्रेडिंग कंपनी थी। अब इंडियन ओशन को जो इन्होंने है यूज़ करना था ट्रेड करने के लिए, ट्रेड पर्पसेस के लिए, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने सारी इंडियन टेरिटरी को आहिस्ता आहिस्ता करके इनिशियली इन्होंने स्टार्ट किया और इंडियन टेरिटरी को अनेक्स करना शुरू किया, सीज करना शुरू किया और इस पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। क्योंकि जिस वक्त यहाँ पर आए थे तो मुग़ल्स की हुकूमत थी और इनको यहाँ पर आकर रियलाइज़ हुआ कि लोग जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के वो मुग़ल एम्परर से खुश नहीं हैं, क्योंकि स्टार्ट के ये 5-6 मुग़ल एम्परर्स थे जिन्होंने ठीक से काम किया था, लेकिन उनके बाद जो बाकी एम्परर्स आए थे तो वो अपनी अयाशियों में, अपने मज़ों में वो लोगों को भूल गए थे। तो लोगों को उन्होंने प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया। दैट्स वाई जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा
कि लोग खुश नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से ही, ट्रेड के लिहाज से ही नहीं, बल्कि इसके अलावा भी इनको बहुत सारे बेनिफिट्स दे सकता था, फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फुल ऑफ यानी इकोनॉमिक बेनिफिट्स इनको मिल सकते थे इंडिया पे कब्जा करके। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इन्होंने एक के बाद एक टेरिटरीज़ को जो है वो अनेक्स करना शुरू किया और उस पर जो है कब्जा करना शुरू किया। तो जो पहला इनका कब्जा था वो उन्होंने किया है बैटल ऑफ प्लासी के बाद। तो बैटल ऑफ प्लासी क्या थी, आइए ये आगे देखते हैं। अच्छा, जब भी आप मुग़ल्स का टाइम पीरियड देखते हैं कि कब से कब तक इन्होंने इंडिया पे हुकूमत की है मुग़ल एम्पायर ने, तो ये आपको दिखाता है कि 1526 से लेकर 1857 तक, यानी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तक मुग़ल्स की हुकूमत रही है। लेकिन इसमें जो अंग्रेज़ थे उनका प्रॉपर रूल शुरू होता है बैटल ऑफ प्लासी के बाद से, यानी 1757 से उनका प्रॉपर रूल इंडिया में स्टार्ट हो गया था। मुग़लिया दौर ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन मुग़ल रूलर्स या मुग़ल एम्परर्स जो थे वो इस एक विक्ट्री के बाद उन्हें कन्फाइन कर दिया गया था कि लाल किले से उन्होंने बाहर नहीं निकलना। मतलब रूल तो उनका रहेगा, लेकिन असल में जो लॉज बनाएंगे, असल में जो एक्ट्स आएंगे, असल में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो अंग्रेज़ों के चलेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। और इसके लिए उन्होंने कहा था कि मुग़ल्स अपनी अयाशियों में मसरूफ़ रहे हैं, उनको सब कुछ मिलता रहेगा, लेकिन उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया की उसमें बातचीत नहीं करनी। तो ये सब हुआ था बैटल ऑफ प्लासी के बाद 1757 में। अब जो बैटल ऑफ प्लासी थी ये क्या थी, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जीत गई थी नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला के साथ जंग में। अब ये जंग सिर्फ सिराजुद्दौला जंग में नहीं थे, बल्कि उनके फ्रेंच एलाइज भी थे। तो इसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने फर्स्ट वॉर जो है डिक्लेयर की अगेंस्ट दी नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला इस जंग में हारे थे बिकॉज ऑफ दी मिसचीफ, आप मिसचीफ कह सकते हैं। मिसचीफ किसने किया था उनके साथ, किसने उनको धोखा दिया था? उनके अपने ही कमांडर इन चीफ मीर जाफ़र ने। अब मीर जाफ़र, मीर सादिक का नाम तो हम यूजुअली सुनते हैं कि जब भी किसी ट्रेटर की बात होती है, जब भी किसी गद्दार की बात होती है, तो इनके नेम्स काफ़ी यूजुअली लिए जाते हैं, एक मीर जाफ़र का, एक मीर सादिक का। तो मीर जाफ़र वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ नवाब सिराजुद्दौला's आर्मी, और ये बिक गए थे अंग्रेज़ों के हाथों। तो ज़ाहिर है जब कमांडर इन चीफ ही बिका हुआ हो तो वो वॉर फिर आप नहीं जीत सकते। तो दैट वाज द बेसिक रीज़न कि उन्होंने सारी की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पास की अंग्रेज़ों तक, जस्ट फॉर सम इंसेंटिव्स, फॉर सम बेनिफिट्स। उन्होंने इन्फॉर्मेशन पास करते रहे, और दैट्स हाउ नवाब ऑफ बंगाल वाज डिफीटेड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड दैट बेसिकली वाज द बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ब्रिटिश रूल का वहाँ से आगाज़ होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि उसके बाद ही स्लोली एंड ग्रेजुअली ये फर्स्ट स्टेप था, और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे आगे स्टेप्स लिए, और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इंडिया की और मज़ीद टेरिटरीज़ को और मज़ीद सिटीज़ को सीज़ किया, कॉन्कर करना शुरू किया। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत जो थी, ब्रिटिश राज जो था वो इंडिया में स्टार्ट हो चुका था। इस ब्रिटिश राज के बाद जो 100 ईयर्स, तकरीबन 100 साल तक इन्होंने फ्रॉम 1757 टिल 1857 इन्होंने इंडिया पे 100 ईयर्स तक इनकी हुकूमत रही है। अब इन 100 सालों के दौरान इन्होंने बहुत सारे ऐसे कवानीन बनाए, बहुत सारे ऐसे लॉज, बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस, बहुत सारे ऐसे एक्ट्स पास किए जो कि टोटली इंडियंस के स्ट्रिक्टली अगेंस्ट थे। इंडियंस मीन्स मुसलमानों के भी और हिंदुओं के भी। अब उसमें इनको सोशली बहुत ज़्यादा डिप्राइव रखा गया, पॉलिटिकल तो इनके पास कोई राइट्स थे ही नहीं, इकनॉमिकली इनको बहुत ज़्यादा डिप्राइव रखा गया। तो इन पर बहुत ज़्यादा थ्रू आउट इन 100 ईयर्स तक जुल्म होता रहा है। जब आप वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट करते हैं या पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे रीजंस मेंशन किए जाते हैं, जैसे सोशल जो है रीजंस भी थे, इसमें पॉलिटिकल रीजंस भी थे, इकोनॉमिक रीजंस भी थे, जिसकी वजह से ये वॉर जो है वो शुरू हुई थी। इसमें बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन एक मेन जो जिसकी वजह से प्रॉपर अपराइजिंग हुई थी वो था रिलीजियस रीज़न। अब रिलीजन का क्या इसमें बीच में रोल है? इसमें ये था कि 1857 में क्योंकि इंडियन आर्मी में हमें पता भी है कि इसमें मुस्लिम्स भी थे, इसमें हिंदूज़ भी थे, इसमें सिख कम्युनिटी भी थी, इसमें तकरीबन इंडिया की हर कम्युनिटी के लोग थे, सोल्जर्स थे। तो इंडियन आर्मी के ही अंदर एक र्यूमर स्प्रेड हुआ कि जो कार्ट्रिजेस, इस टाइम कार्ट्रिजेस हम कहते हैं बेसिकली कारतूसों को, तो जो ये कारतूस जो कि गन में डालकर इस्तेमाल होते हैं, ये जो नए नए ब्रिटेन से आए हैं जो हमने आगे यूज़ करने हैं, तो ये कार्ट्रिजेस ग्रीस्ड हैं किसके फैट से? एक तो काव फैट्स और दूसरा पिग फैट से, जिसे हम पोर्क कहते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि जो इस्लाम है उसमें पोर्क या जो पिग है वो हराम है, और जो हिंदुज़म है इसमें जो काव है इसको एक ख़ास इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो
जिस वक्त आर्मी में ये रूमर स्प्रेड हुआ कि अब जो कार्ट्रिजेस हमने इस्तेमाल करने हैं वो तो ग्रीस्ड हुए हुए हैं 2 एनिमल्स के फैट से, तो इस पे मुस्लिम्स ने भी साफ इनकार कर दिया इनको इस्तेमाल करने से, और हिंदूज़ जो थे उन्होंने भी इनकार कर दिया कि ये अब हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि कार्ट्रिजेस को ज़ाहिर टाइम पे ऐसा होता था कि इसको मुंह में डालकर कुछ इसको चबाना पड़ता था, उसके बाद ये यूज़ होते थे। तो उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे रिलीजन के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो इसके बाद जो है क्योंकि उनको प्रेशराइज़ करने की कोशिश की गई ब्रिटिशर्स की तरफ से कि आपने यही कार्ट्रिजेस इस्तेमाल करने हैं, फिर मुस्लिम्स और हिंदूज़ ने फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट उन्होंने हाथ मिलाया एंड दे स्टार्टेड अ वॉर अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स। और इनका बेसिक पर्पस क्या था ये जंग शुरू करने के पीछे, कि हम अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालें, हम अंग्रेज़ों को इंडियन सब कॉन्टिनेंट से निकालें। अब आगे जाकर जो इनके बीच में डिफरेंसेस हैं हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, वो तो उन्होंने कहा कि हम आगे जाकर डिसाइड कर लेंगे कि आगे क्या करना है, लेकिन पहले हमारा पर्पस ये होगा कि हमने इनको यहाँ से निकालना है। क्योंकि इकोनॉमिकली अगर हमें डिप्राइव रखते आए हैं, अगर सोशली हमारे साथ कोई जुल्म होता आया है माशरे में, या इसके अलावा हमारे साथ पोलिटिकल कोई जुल्म होता आया है, तो वो तो हम ठीक है, वो तो हमने बर्दाश्त किया है 100 साल तक। लेकिन ये अब बात हमारे फेथ पर आ गई है, हमारे रिलीजन पर आ गई है, तो इसको तो हमने बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना इस चीज़ को। सो इसमें पहली बार इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने हाथ मिलाया और उसके बाद इन्होंने इस जंग का आगाज़ किया। अब याद रखें कि ये जंग जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ज़्यादा टेरिटरीज़ पर स्प्रेड नहीं हुई थी। ये जंग जो है कुछ इलाकों तक महदूद रही, जैसे मीरठ के इलाके में जो है ये जंग रही है, कुछ पार्ट्स तक इंडिया के कुछ हिस्सों में। मोस्टली आप कह सकते हैं 80% से ज़्यादा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों को तो पता भी नहीं था कि ऐसी कोई जंग हो रही है, लेकिन ये था कि कुछ इलाकों तक ये स्प्रेड हुई ये वॉर, और डेफिनेटली ये वॉर फिर आगे जाकर मुसलमान और हिंदू इन दोनों ने हारी। ठीक है, ये हार गए इस जंग में और अंग्रेज़ जीत गए। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस लिखे जाते हैं कि ये क्यों ये वॉर हारे थे। तो इसके पीछे ये रीजंस भी हैं कि ज़्यादा टाइम तक हमें पता है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी फॉर लॉन्ग टाइम ये नहीं रह सकती। पहले तो ये हज़ारों साल से साथ रहते आए हैं, लेकिन जब से अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो इस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के बाद क्या चीज़ हुई कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस, बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात पैदा हो गए थे हिंदूज़ और मुसलमानों के बीच में। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, इन अ लॉन्ग रन ये ज़्यादा इकट्ठे नहीं रह सकते, तो यूनिटी इनकी टाइम टू टाइम जो है वो ब्रेक होती रही। उसके बाद हमें पता है कि मॉडर्न वेपन्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो ब्रिटिशर्स के पास थी, वो मुस्लिम्स के पास नहीं थी, वो हिंदूज़ के पास नहीं थी। दैट वाज अनदर रीज़न कि ये जंग हारे। उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे ट्रेटर्स हिंदूज़ में भी थे, मुस्लिम्स में भी थे, जो कि फॉर द सेक ऑफ सम इंसेंटिव, सम बेनिफिट्स इन्फॉर्मेशन पास करते रहे अंग्रेज़ों तक। तो ये इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचती रही, जिसकी वजह से इन बेसिक रीजन्स की वजह से हमारे पास कोई प्रॉपर लीडरशिप भी नहीं थी जो हमें गाइड करती कि किस तरह से इस जंग को हमने आगे चलाना है, आगे हमने कौन से स्टेप्स लेने हैं। सो दीज वर द मेन रीजंस जिसके बिना पर हम लोग ये जंग हारे। और ये जंग हारने के बाद अगेन सारा का सारा जो मलबा था इस जंग का वो डाल दिया गया किस पर, मुस्लिम्स पर, कि मुस्लिम्स आर रिस्पॉन्सिबल। और अंग्रेज़ भी उन्हें रिस्पॉन्सिबल समझते थे, क्योंकि ज़ाहिर है अंग्रेज़ जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे तो उस टाइम पे मुसलमानों की हुकूमत थी, मुसलमानों का रूल ख़त्म किया गया, मुगलिया दौर ख़त्म किया गया, उनको ग़ुलाम बनाया गया। तो अंग्रेज़ ये समझ रहे थे कि ये बदला लेने के लिए इन्होंने प्रोवोक किया है, इन्होंने उकसाया है हिंदुओं को भी, और इस वजह से हिंदूज़ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, मुस्लिम्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं इस जंग के पीछे। तो जिस वक्त उन पर सारा ब्लेम डाला गया, मुसलमानों पर, उन पर सारा ब्लेम आया इस वॉर का, तो बहुत ज़्यादा उन पर जुल्म किया गया। आगे बहुत जो है उनके साथ उनके ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया गया, जॉब से उनको निकाल देना। जब भी कोई नई जॉब्स आती थी, कोई नई सीट्स आती थी, तो मुसलमानों को इतना ख़ास कोटा नहीं दिया जाता था, और ओवरऑल इन पर काफ़ी ज़्यादा जुल्म किया गया। सो दिस वॉज द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक। अच्छा, बैटल ऑफ प्लासी के बाद अब जो बैटल ऑफ प्लासी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान मूवमेंट में, दैट वाज उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। अब इसके नाम से ही ज़ाहिर है उर्दू इज़ अ लैंग्वेज, हिंदी इज़ अ लैंग्वेज। उर्दू जो है वो मुसलमान बोलते हैं, हिंदी लैंग्वेज जो है वो हिंदूज़ की ज़बान थी और अभी भी है इंडिया में। सो ये क्या था कि जब उर्दू लैंग्वेज यहाँ पे काफ़ी डोमिनेटिंग इसका रीज़न यही था कि जिस वक्त मुग़ल एम्पायर ख़त्म हो गई तो हिंदूज़ को ये लगता था कि जो उर्दू की ज़बान है, उर्दू लैंग्वेज जो है, ये इन कॉन्करर्स की, इन इन्वेडर्स की ज़बान है, जो यहाँ पे आए थे और जिन्होंने इंडिया पे कब्ज़ा किया और जिन्होंने उन पर हुकूमत की है काफ़ी टाइम तक। तो उनको लगता था कि ये लैंग्वेज जो है ये इन इन्वेडर्स की ज़ुबान है, तो इट शुडंट बी इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस, इट शुडंट बी इंक्लूडेड एनीवेयर, ये मतलब कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए हमारे उसमें। तो उन्होंने क्या कहा, हिंदूज़ ने, उन्होंने डिमांड की अंग्रेज़ों से कि आप उर्दू को रिमूव करें, उसको हटाएँ, क्योंकि उर्दू का तो एक मैन्यूस्क्रिप्ट जो है अरेबिक से मिलता है। अरेबिक हमें पता है कि हमारा जो होली कुरान है वो अरेबिक लैंग्वेज में है, तो इसका मैन्यूस्क्रिप्ट एक तो अरेबिक है, दूसरा ये है कि ये इन्वेडर्स की ज़ुबान है, तो इसको
इसको आप रिप्लेस करें किसके साथ, इसको हटाएं आप और हिंदी को आप लेकर आएँ। जिस जगह पर उर्दू लैंग्वेज है उसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं विद हिंदी लैंग्वेज। अब इसने ज़ाहिर ट्रिगर किया, हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में कंट्रोवर्सी हुई कि हिंदू कहते थे कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इट शुड बी हिंदी, और मुस्लिम्स कहते थे कि इट शुड बी उर्दू। और इसने बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स को, बहुत सारे मुसलमानों को ट्रिगर किया, बहुत सारे हिंदूज़ को भी ट्रिगर किया इस बेसिक कंट्रोवर्सी ने। और जैसे कि हम सबको पता है कि सर सईद अहमद खान इज़ द फाउंडर ऑफ टू नेशन थ्योरी। तो उन्होंने टू नेशन थ्योरी प्रेजेंट करने से पहले वो क्या थे, हिंदूज़ और मुसलमानों की यूनिटी के फेवर में थे। लेकिन जिस वक्त ये कंट्रोवर्सी एमर्ज हुई तो सर सईद अहमद खान को भी अपना स्टांस चेंज करना पड़ा कि एक सिंपल सी लैंग्वेज को लेकर हिंदू और मुसलमान यूनाइट नहीं हो सकते। मतलब एक लैंग्वेज की बात पे ये इकट्ठे नहीं हो सकते, एक पेज पर नहीं है, तो हाउ ये किस तरह से आगे जाकर इकट्ठे होंगे। सो इट्स इम्पॉसिबल कि आगे जाकर इकट्ठे रह सकें। सो दैट्स वाई ही हैज़ प्रेजेंटेड द टू नेशन थ्योरी आफ्टरवर्ड्स। मतलब इसके बाद उन्होंने टू नेशन थ्योरी भी प्रेजेंट की, जिसमें उन्होंने कहा कि देयर आर टू सेपरेट नेशंस लिविंग इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिनका मजहब अलग है, जिनकी लैंग्वेज अलग है, जिनका कल्चर अलग है, एंड दे कांट लिव टुगेदर। ठीक है, ये रहेंगे लेकिन ज़्यादा अरसे तक साथ नहीं रह सकते। डायरेक्टली उन्होंने एक सेपरेट स्टेट बनाने की बात नहीं की थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मतलब हाउ कैन दे लिव टुगेदर जब ये एक लैंग्वेज पर ही यूनाइट नहीं है। सो दैट वाज दी उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। नाउ उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है उसकी तरफ मूव करते हैं। ओके, तो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या थी, एक पॉलिटिकल पार्टी थी, हम सबको पता है 1885 में बनाई गई, और इनके फाउंडर जो थे वो A.O. ह्यूम थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अब इन्होंने ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, ही फाउंडेड दिस पॉलिटिकल पार्टी एंड ही वाज अ ब्रिटिश ऑफिशियल। अब इन्होंने क्यों ये पार्टी बनाई, क्योंकि 1857 की जब ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ख़त्म हुई थी तो ब्रिटिशर्स को रियलाइज़ हुआ था कि अब ये जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि रूल कर रही है इंडिया में, इससे अब लोग नफरत करने लगे हैं, चाहे वो हिंदूज़ हैं चाहे वो मुस्लिम्स हैं, क्योंकि इसी के थ्रू रूल किया जाता था, इसी के थ्रू कोई एक्ट, कोई रूल्स रेगुलेशंस, कोई रिफॉर्म्स इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए जाते थे, तो इससे लोग नफरत करने लगे थे। तो इसके बाद जो है इन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है रिप्लेस किया, उसे ख़त्म करके, और इन्होंने जो अपना रूल है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया ब्रिटिश एम्पायर के पास, जो कि ज़ाहिर है ब्रिटेन में थी और इट वाज लेड बाय अ ब्रिटिश क्वीन। तो इन्होंने डायरेक्टली उनके हाथ में रूल दे दिया कि वहाँ से हुकूमत की जाएगी इंडिया के ऊपर, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ही ख़त्म हो जाए, लोगों के दिल से ये जो एक नफरत है वो ख़त्म हो जाए। फिर आगे जाके इन्होंने अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए, जो अपनी हुकूमत कर रहे थे उसको जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने रियलाइज़ किया कि इंडियंस शुड हैव अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, इनके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके थ्रू ये अपनी बात हम तक पहुंचा सकें। तो उसकी वजह से A.O. ह्यूम ने एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बनाई, और वो पॉलिटिकल पार्टी 1885 में बनाई गई, और ये कहा गया था कि ये इंडिया की हर कम्युनिटी, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर किसी की पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन इसमें यह शर्त है कि ज़ाहिर एजुकेटेड लोगों की पॉलिटिकल पार्टी है, वो लोग अपने मतलब ये जो इंडियंस हैं अपना स्टांस, अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म। सो ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर द इंडियंस। ये इंडियंस के लिए था, इसके लिए ये नहीं था कि स्पेसिफिकली हिंदूज़ की पार्टी है या स्पेसिफिकली मुस्लिम्स की पार्टी है, नो, इट वाज अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ ईच एंड एवरी कम्युनिटी। तो ये पार्टी बनाई गई थी इसी पर्पस के लिए, इसी रीजंस के लिए। दैट्स वाई इसके अंदर हिंदू मेंबर्स भी थे, इसमें मुस्लिम मेंबर्स भी थे, इसमें और कम्युनिटीज़ के मेंबर्स भी थे। सो दिस पॉलिटिकल पार्टी वाज फाउंडेड बाय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक। Okay, next important event was the partition of Bengal. Partition of Bengal, अब जैसा कि हमें पता है कि बंगाल इज़ अ प्रोविंस in the India right now, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर टोटल उस टाइम पर देयर वर 11 प्रोविंसेस। अब उसमें जो दो लार्जेस्ट प्रोविंसेस थे इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, दे वर बंगाल एंड पंजाब। ये दो प्रोविंसेस बहुत बड़े थे क्योंकि इनका एरिया बहुत ज़्यादा था, इनकी आबादी, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। तो लॉर्ड कर्जन वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया इन 1905। तो उन्होंने क्या किया कि वो एक ऑफिशियल विजिट पर थे बंगाल में, तो उन्हें वहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि ये इतना बड़ा है कि एक बंदा इसको एडमिनिस्टर नहीं कर सकता, एक गवर्नर या एक एडमिनिस्टर इसका निज़ाम नहीं संभाल सकता। तो उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि इट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू टू। इस सिंपल ये जो एक बंगाल है इसको मुझे डिवाइड करके दो में करना चाहिए, इसे दो में डिवाइड कर देना चाहिए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो सके। अब जिस वक्त तक ये कंबाइन था बंगाल, तो इसमें हिंदूज़ वर इन मेजॉरिटी, हिंदुओं की मेजॉरिटी थी। तो इन्होंने क्या किया कि ये सजेशन जो थी अपनी, लॉर्ड कर्जन ने ये थी सजेशन कि इसको स्प्लिट कर दिया जाए, ये अपनी हुकूमत तक पहुंचाई। तो ब्रिटिश हुकूमत की अप्रूवल मिलने के बाद बंगाल को डिवाइड करके दो प्रोविंसेस में वो स्प्लिट कर दिया गया। एक जो है वो ईस्ट बंगाल बना, दूसरा वेस्ट बंगाल बना। अब इसमें मुसलमानों को ये बेनिफिट हुआ कि जब ये कंबाइन होता था तब तो हिंदूज़ मेजॉरिटी थी, लेकिन जब ये स्प्लिट हुआ तो इसमें जो ईस्टर्न साइड का बंगाल था वहाँ पर एक ऐसा प्रोविंस इमर्ज हुआ
जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी के साथ था, जबकि जो वेस्टर्न बंगाल था उसकी इस तरह से बाउंड्री बनाई गई थी कि वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी थी। अब मोस्टली क्या हो गया था कि एक तो बेनिफिट्स मुसलमानों के लिए इस सेंस में कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस बन गया है। दूसरा ये कि इंपॉर्टेंट जितनी भी वहाँ पर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स वगैरह थी, इंपॉर्टेंट जो ऑफिस वगैरह थे, वो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस के पास चले गए थे। सो द वेस्ट बंगाल डिपेंड हो गया था ईस्ट बंगाल के ऊपर। अब इसमें ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि बनाई तो इसलिए गई थी कि ये हर कम्युनिटी की पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन उसने इसके खिलाफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा एहतजाज किया इस पार्टीशन के खिलाफ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किस तरीके से बगैर इंडियन से पूछे, बगैर इंडियन से अप्रूवल लिए, बगैर उनसे मशवरा किए बंगाल को डिवाइड कर सकती है, हमारी जोग्राफिकल लोकेशन को चेंज कर सकती है। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैवीली क्रिटिसिज्म किया गया बाय दी ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे कहते थे कि ये सबकी पॉलिटिकल पार्टी है। तो ये किसको फेवर कर रही थी? बेसिकली एक स्पेसिफिक कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी को फेवर कर रही थी। इसके बाद मुसलमानों ने रियलाइज़ किया कि कांग्रेस, क्योंकि काफ़ी टाइम से इनको टाइम टू टाइम लग रहा था कि हमारी बात को इग्नोर किया जाता है, हिंदूज़ की बात को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। सो इनके माइंड में इस स्पेसिफिक इवेंट के बाद जो है ये चीज़ आई कि वी शुड हैव आवर ओन पॉलिटिकल पार्टी। जिस तरह कांग्रेस रिप्रेजेंट करती है हिंदूज़ को, इस तरह मुसलमानों की भी अपनी एक सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए ताकि ये मुसलमानों को रिप्रेजेंट करे, मुसलमानों के लिए एज अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जो है वो एक प्रोवाइड करे मुसलमानों को, ताकि मुसलमान भी अपनी बात इस तरीके से पहुँचा सकें जैसे हिंदूज़ कांग्रेस के थ्रू अपनी बात पहुँचाते हैं। सो पार्टीशन ऑफ बंगाल में एक तो मुस्लिम्स का बेनिफिट हुआ, और इसके बाद कांग्रेस ने काफ़ी ज़्यादा सीवियरली क्रिटिसिज्म किया, काफ़ी एहतजाज शुरू किया, प्रोटेस्ट हुए अंग्रेज़ हुकूमत के खिलाफ, और होते रहे टिल 1911 ये प्रोटेस्ट होते रहे। सो इसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद नेक्स्ट इवेंट जो हमारा आ जाता है दैट इज़ द शिमला डेप्यूटेशन। अब शिमला डेप्यूटेशन क्या था, लेट्स सी। अच्छा, शिमला इज़ अ प्लेस इन इंडिया, स्टिल ये एक जगह है, और शिमला डेप्यूटेशन जो है ये 35 प्रोमिनेंट इंडियन मुस्लिम लीडर्स की जो है एक गैदरिंग थी, जिसने जाकर मुलाकात की थी लॉर्ड मिंटो से। 1905 में तो लॉर्ड कर्जन वॉज दी वाइसराय ऑफ इंडिया, लेकिन 1906 में लॉर्ड मिंटो जो है वो वाइसराय बन के इंडिया में आए और उन्होंने अनाउंस किया कि हम सोच रहे हैं, ब्रिटिश हुकूमत सोच रही है कि इंडिया में कोई नए रिफॉर्म्स, कोई नई इस्लाहात इंट्रोड्यूस करवाए जाएं। अब ये जो नए रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाने थे इनको, ये करवाने के लिए ज़ाहिर है कांग्रेस ने तो अपनी बात पहुंचानी थी कि क्या क्या हम चाहते हैं कि हमारे लिए आप क्या क्या करें, नए रिफॉर्म्स में क्या चीज़ आप इंट्रोड्यूस करवाएं हमारे लिए। तो इसके लिए मुसलमानों ने ये डिसाइड किया, 35 मुस्लिम लीडर्स ने, कि हम जाएंगे और ख़ुद मुलाकात करेंगे लॉर्ड मिंटो से, अपनी बात उन तक पहुँचाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के थ्रू तो हिंदूज़ अपनी बात पहुँचा देंगे, लेकिन हमारे पास फ़िलहाल ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हम लोग जाके खुद पर्सनली मुलाकात करते हैं वाइसराय से और बताते हैं उन्हें कि हमारी क्या डिमांड्स है। तो ये शिमला के मकाम पर यानी शिमला गए और वहाँ पे जाके 1906 में, अक्टूबर 1906 में उन्होंने मुलाकात की लॉर्ड मिंटो से। अब वहाँ पर लॉर्ड मिंटो को इन्होंने अपनी डिमांड्स उनके सामने रखी, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट और मेन डिमांड ये थी कि इंडिया के मुसलमानों के पास सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी जुदागाना तर्ज इंतखाब का राइट होना चाहिए। अब एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स होते हैं, एक जॉइंट इलेक्टोरेट्स होते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होते हैं कि हर कम्युनिटी के अपनी लीडरशिप हो, हर कम्युनिटी के अपने रिप्रेजेंटेटिव हों, कैंडिडेट्स हों जो इलेक्शन में खड़े हों, और उस कम्युनिटी को सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए वोट करना पड़े। मतलब मुस्लिम्स जो हैं वो मुस्लिम कैंडिडेट्स को वोट दें, हिंदू कैंडिडेट्स को वोट ना दें, हिंदूज इस तरह से हिंदूज कैंडिडेट्स को वोट दें, अपने कैंडिडेट्स को वोट दें। तो हमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स का राइट चाहिए। एक तो इन्होंने ये डिमांड की, इसके अलावा भी इनकी काफ़ी सारी डिमांड्स थी, जिसमें बेसिक ये भी डिमांड थी कि आप जब भी लेजिस्लेटिव असेंबली में हमें आप वो देंगे, रिप्रेजेंटेशन देंगे, तो उसमें रिप्रेजेंटेशन देते वक्त आप ये चीज़ माइंड में ना रखें कि हम लोगों की पॉपुलेशन कितनी है। आप हमारी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को भी, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को भी अपने माइंड में रख के हमें रिप्रेजेंटेशन दें, और हमें जायज़ राइट्स चाहिए, चाहे वो जिस भी किस्म की सीट्स आती हैं, जो सी भी असेंबलीज़ हैं, हर जगह पे मुसलमानों को उनका राइट मिलना चाहिए। सो दीज वर द डिमांड्स put forwarded by the 35 Muslim leaders in front of the Lord Minto। और इसमें मिंटो ने एंड में ये बोला था कि डेफिनेटली आपकी सारी बातें जो है वो बिल्कुल ठीक हैं, तो जब भी हम इंडिया में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आपकी इन सारी बातों को सामने रख कर और इस पर सोचेंगे, अगर हमें लगा कि जस्टिफाइड है तो हम ज़रूर इंडिया में उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि दिस शिमला डेप्यूटेशन, द मीटिंग ऑफ 35 मुस्लिम लीडर्स विद लॉर्ड मिंटो वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल पोलिटिकल इवेंट्स फॉर द मुस्लिम्स। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि मुसलमानों की बात सुनने का कहा गया था कि हम डेफिनेटली मुसलमानों की बात सुनेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट शिमला डेप्यूटेशन। नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक।
ओके इसके बाद जो है फाइनली 1906 में ही मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि हर साल हुआ करती थी, एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें डिसाइड किया जाता था, डिस्कस किया जाता था, मुसलमानों का एजुकेशन सिस्टम डिस्कस किया जाता था हर साल इस मीटिंग के अंदर, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। उसकी एक मीटिंग के बाद, यानी मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद शाम के टाइम पे एक अनऑफिशियल मीटिंग हुई मुस्लिम लीडर्स की। अब उस मुस्लिम लीडर्स उस मीटिंग के अंदर मुस्लिम लीडर्स ने जो है मिलकर एक रेजोल्यूशन पास की थी और एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था ऑल इंडियन मुस्लिम लीग, AIML लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग। और ये 30 दिसंबर 1906 को ये कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई। अब इसके लिए, इस पॉलिटिकल पार्टी को बनाने के बाद जो है एक कमेटी थी वो प्रिपेयर की गई कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। ज़ाहिर है वी ऑल नो कि कॉन्स्टिट्यूशन मींस रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं कि ऑल इंडियन मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये क्यों बनाई गई है। और इस कमेटी को बनाने के बाद कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगी, इसके बाद जो सर आगा खान थे ही वाज अपॉइंटेड एज इट्स प्रेसिडेंट, तो उनको उसका प्रेसिडेंट लगाया गया। फिर इसके बाद 2 इयर्स लगे हमें इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, और ये कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली 1908 में बनाया गया था। नाउ लेट्स सी कि इसके ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से थे। ओके सो ऑल इंडियन मुस्लिम लीग के जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था दैट वाज ड्राफ्टेड इन 1908, और इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें पहला ऑब्जेक्टिव ये लिखा गया था कि इसमें हम लोग मुसलमानों के जो लॉयल्टी है कि जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये अप्रूव करेंगे कि मुसलमान भी उनके साथ वैसे ही लॉयल हैं जैसे इंडिया की बाकी कम्युनिटीज़ हैं। मतलब उनके जो मिसकंसेप्शंस हैं मुसलमानों के बारे में, जो शकूक शुबहात हैं कि मुसलमान जो है वो ठीक नहीं है, हमारे ख़िलाफ़ जो है वो क्या कहते हैं रिवोल्ट कर सकते हैं, बगावत कर सकते हैं, तो ये जो फीलिंग्स हैं उनकी वो हमने ख़त्म करनी है थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म में, कि हम भी उनके साथ वैसे ही लॉयल हैं जैसे इंडिया की बाकी कम्युनिटीज़ लॉयल हैं। उसके बाद उनका नेक्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि मुसलमानों के जो पॉलिटिकल राइट्स होंगे, जो भी मुसलमानों के जायज़ हुकूक हैं, वो हम लोग गवर्नमेंट के सामने लेकर आएंगे इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके। जैसे डेफिनेटली कांग्रेस लेकर आती है हिंदूज़ के सारे राइट्स, कि हिंदूज़ की ये डिमांड है, वो ये चाहते हैं, यस ये पॉलिटिकल राइट्स हैं उनके, और वो अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करती है। वैसे ही मुस्लिम लीग का प्लेटफॉर्म भी यूज़ किया जाएगा कि हम अंग्रेज़ों के सामने लेकर आएँ कि मुसलमान क्या चाहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुसलमानों के दिलों में अगर किसी भी कम्युनिटी के लिए, चाहे वो हिंदूज़ हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, किसी के लिए भी अगर नफ़रत है, किसी के लिए भी अगर जो है वो फीलिंग्स हैं, ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, तो उसको ख़त्म करने में भी ये मुस्लिम लीग हेल्प करेगी। सो दीज वर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग। इसके बाद नेक्स्ट इवेंट आता है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। सो ये रिफॉर्म्स क्या थे, लेट्स मूव। ओके सो ये जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स थे, अब मिंटो का तो हम सबको पता है कि ही वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया, और मॉर्ले जो है ही वाज आल्सो ब्रिटिश ऑफिशियल। इन्होंने जो अपने रिफॉर्म्स थे इंट्रोड्यूस करवाए 1909 में, जिसकी इन्होंने बात की थी कि हम रिफॉर्म्स लेकर आना चाहते हैं 1906 में, और शिमला डेप्यूटेशन में 35 मुस्लिम लीडर्स मिंटो से मुलाकात करने भी गए थे। तो ये वो रिफॉर्म्स थे जो कि 1909 में इंडिया में इम्प्लीमेंट किए गए, इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाए गए। इन रिफॉर्म्स को हम इंडियन काउंसिल्स एक्ट भी कहते हैं, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। अब इसमें सिर्फ इतना याद रखने की ज़रूरत है हमें, हालांकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे, बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, लेकिन एक मेन और बेसिक जिस फोकस हमें करना है वो इस चीज़ पर कि मुसलमानों ने जो डिमांड की थी कि वी शुड हैव अ सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, हमें जो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स का राइट दिया जाए, वो डिमांड मुसलमानों की इन रिफॉर्म्स में एक्सेप्ट कर ली गई कि आगे कभी भी अगर इंडिया में इलेक्शंस होंगे तो वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बेस पर होंगे, ना कि जॉइंट इलेक्टोरेट्स की बेस पर। सो दिस वाज अनदर सक्सेस फॉर द मुस्लिम्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इवेंट आता है इन 1911। अच्छा, हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि पार्टीशन हो गई थी बंगाल की 1905 में, क्योंकि बहुत बड़ा था, तो ये लॉर्ड कर्जन ने इसको डिवाइड कर दिया और 2 डिफरेंट प्रोविंसेस बन गए थे जिसमें मुस्लिम्स को बेनिफिट हुआ था। लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने जो प्रोटेस्ट शुरू किया था कि आपने हमसे पूछे बगैर कैसे बंगाल को डिवाइड कर दिया, ये प्रोटेस्ट कंटिन्यूड रहे, यानी 1905 से ये प्रोटेस्ट हो रहे थे और 1911 तक ये होते रहे। 1911 तक इन्होंने इतना प्रेशराइज कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि उन्होंने अनाउंस किया कि ये जो पहले हमने पार्टीशन की है बंगाल की, इसको अब हम ख़त्म कर रहे हैं। सो दैट्स वाई दिस इवेंट इज़ नोन एज एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, के इन्होंने जो बंगाल की तकसीम थी उसे ख़त्म कर दिया था 1911 में, और वापस उसे मर्ज कर दिया था इनटू अ सिंगल प्रोविंस। जब ये सिंगल प्रोविंस में दोबारा मर्ज हुआ, सो डेफिनेटली इट वाज ये एक आप कह सकते हैं कि सेटबैक था फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इस पर मुसलमानों के और हिंदुओं के बीच में जो है कम्युनल डिवाइड भी हो गया इसके बाद काफ़ी ज़्यादा, और मुसलमान काफ़ी नाराज़ भी हुए अंग्रेज़ों से कि इन्होंने क्यों इस तरह से किया है, और एक कम्युनिटी को फेवर करने के लिए दूसरी कम्युनिटी को
नुकसान पहुंचाया गया है। तो इसके बाद मुस्लिम लीग के ने जो है रिएक्शन में अमेंडमेंट की अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड अमेंडमेंट वी ऑल नो इट मीन्स चेंज। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस क्या लेकर आए थे, लेट्स सी। So this amendment was basically the reaction of annulment of partition of Bengal। और ऑल इंडियन मुस्लिम लीग ने जो है अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम लॉयल्टी प्रूव करेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने अपने सेट किए थे, उसमें अमेंडमेंट लेकर आए, उसमें चेंज लेकर आए। और उसमें उन्होंने लिखा 1913 में ही हुआ था, एंड इट वाज डेफिनेटली द रिएक्शन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल की एनलमेंट। तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग अब इस तरह से करेंगे कि इंडिया में अपने लिए एक सॉवरेन हुकूमत यानी सॉवरेन गवर्नमेंट के लिए हम कोशिश करेंगे। एक इंडिया में ऐसी सॉवरेन गवर्नमेंट होनी चाहिए जो एक कम्युनिटी के लिए दूसरी कम्युनिटी को नुकसान ना पहुंचाए। और इस स्ट्रगल में हम लोग, ये मुस्लिम लीग की स्ट्रगल होगी कि वी शुड हैव अ सेपरेट सॉवरेन गवर्नमेंट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इस मकसद के लिए अगर हमें किसी भी कम्युनिटी के साथ मिलकर बैठना पड़ा, बातचीत करनी पड़ी, सो वी आर रेडी टू डू इट। हम लोग ये करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेटली इसके रिएक्शन में आया था, वट एवर हैपन्स। और एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल ने काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर किया मुसलमानों को, और मुसलमानों ने फिर इसके बाद ये डिसाइड किया था कि अब हम लोग एक अलग सी हुकूमत के लिए, एक अलग सॉवरेन गवर्नमेंट के लिए कोशिश करेंगे। तो ये एक रिएक्शन था, एक्शन का रिएक्शन था हम कह सकते हैं। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट हम लोग जो उसमें टॉपिक होगा इसको आगे से ही कंटिन्यू करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को आगे से हमने कंटिन्यू करना है इसको, और उस कंटिन्यूएशन में ही हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आगे की इवेंट्स, किस तरह से कौन कौन से मेजर इवेंट्स थे जिसने रोल प्ले किया, और फिर आगे जाके फर्दर पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन 1947। सो आज तक के लिए इतना ही, आई गेस। लेट्स बाकी की हम बातें जो हैं, बाकी का जो इवेंट्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।